नमस्कार दोस्तों, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर आज गांधी जयंती के मौके पर अपनी पार्टी जन स्वराज को लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि स्थापित करने जा रहे हैं। आज 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना होने जा रही है। इस मौके पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रशांत किशोर के वो कौन से 5 रास्ते हैं जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का गेम प्लान बिगाड़ सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। हम इन्हीं 5 रास्तों के बारे में चर्चा करेंगे, इन्हीं हम 5 रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रशांत किशोर ने अब तक अपनाई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रशांत किशोर के बारे में हमने कई बार बता चुके हैं कि प्रशांत किशोर किस तरह से राजनीति में आए, किन किन पार्टियों के साथ वो चुनावी रणनीति बनाने का काम किए, अपनी रणनीति में किन किन पार्टियों को उन्होंने सफलता दिलाई, जीत दिलाई, इन सब के बारे में हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रशांत किशोर के बिहार को लेकर क्या रणनीति है आने वाले विधानसभा चुनाव में और इस रणनीति से किस तरह तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गेम प्लान को बिगाड़ सकते हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो रणनीति है वो शराबबंदी को लेकर। जैसा कि आप जानते होंगे 2016 मतलब 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में शराबबंदी की थी। शराबबंदी हुए आज बिहार में 8 साल पूरा हो चुका है, लगभग 9वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 8 साल गुजरने के बाद लगभग बिहार के हर शख्स कहेंगे कि बिहार में पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक शराबबंदी लागू नहीं हो पाई है, यानी कि शराबबंदी तो ऑफिशियली तौर पे लागू है, लेकिन होम डिलीवरी, अवैध शराब बिक्री बिहार में चल रही है धड़ल्ले से। इस बात को लगभग हर कोई स्वीकार करते हैं, हर कोई कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में जो जिस उद्देश्य से शराबबंदी लागू किया गया वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। शराबबंदी के कारण एक तो सरकार को जो राजस्व मिलना चाहिए, जो टैक्स में पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी तरफ अवैध रूप से शराब की बिक्री भी चल रही है। इसका फायदा कुछ नेता भी उठा रहे हैं और ऑफिसर भी उठा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें 2016 से लेकर के 2024 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन कई बार गठबंधन में सरकारें बदली, कभी इंडिया ब्लॉक के साथ तो कभी एनडीए ब्लॉक के साथ। लेकिन इतनी बार सरकार बदलने के बाद भी किसी गठबंधन में किसी भी पार्टी ने यह हिम्मत नहीं जुटाई कि बिहार में जो शराबबंदी है इस पर अपनी बात रखे कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये सक्सेसफुली सफल नहीं हो पाया। हम जिस उद्देश्य से इसे लागू किए थे वो उद्देश्य लगभग पूरा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर अकेला वो मतलब कि राजनेता है या उनकी जो पार्टी जन स्वराज अकेला उन्होंने मीडिया हाउसेज में या हर जगह पर खुलेआम बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बिहार में शराबबंदी लागू खत्म कर देंगे 1 घंटा के अंदर। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि मुझसे लोग कहते हैं कि आप जब ऐसी बात कर रहे हैं कि हम अगर सरकार में आए तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी खत्म कर देंगे तो इससे आपकी महिला वोट बैंक नाराज हो जाएगी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर महिला वोट बैंक नाराज भी होती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में शराबबंदी के कारण कई सारी समस्या पैदा हो गई है। एक तो सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा, अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हो गई है और इसका फायदा राजनेता और ऑफिसर उठा रहे हैं। इसलिए अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। यानी कि बिहार के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी है जो पहले से यहाँ स्थापित है और जिन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक अपना शासन भी किया, अपना मतलब कि पांव जमा कर रखा और अभी भी है, उनमें से किसी भी पार्टी ने इस शराबबंदी वाले मुद्दे को छुआ तक भी नहीं। यानी नीतीश कुमार ने जो बंद किया उस पर सभी एग्री अभी तक थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को उछाला और कहा कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम इसे खत्म करेंगे, क्योंकि इससे सरकार का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं मिल रहा है और जनता का भी नुकसान अंततः हो रहा है। दूसरा जो वो रास्ता है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गेम प्लान बिगाड़ सकते हैं वो है रोजगार की गारंटी। जैसा कि आप जानते होंगे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोजगार की एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है। 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर के बिहार में एक यात्रा निकाली थी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। इस वादा के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में युवाओं का रुझान तेजस्वी यादव की ओर काफी ज्यादा देखने को मिला और ऐसा रिजल्ट भी आया, क्योंकि उससे 1 साल पहले ही जब बिहार में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो तेजस्वी यादव की पार्टी जो है आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और महागठबंधन में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस किशनगंज की जीत पाई थी। लेकिन वही जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो सीधे वोट डाइवर्ट हो गया और लगभग महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गए, नहीं तो महागठबंधन अपनी सरकार बना लेते और तेजस्वी यादव लगभग 81 सीट की 76 सीट जीतने में कामयाब रहे। बिहार की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विधानसभा में बनकर उठी। तो इसकी एक बड़ी वजह यह रही थी कि तेजस्वी यादव ने जो बेरोजगार यात्रा निकाली और कहा कि हम अगर मेरी सरकार बनती है तो बिहार के युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो इसका इम्पैक्ट बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा पड़ा। लोगों का रुझान, खास करके युवाओं का रुझान तेजस्वी यादव की ओर काफी ज्यादा देखने को मिला। इसी मुद्दे को आप प्रशांत किशोर भी आधार बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की अपने रैली में लगातार अपने संबोधन में युवाओं को रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं।
वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर अगली बार हमारी सरकार बनती है तो लोग बाहर से छठ और दुर्गा पूजा मनाने के लिए आएंगे तो उन्हें दोबारा फिर बाहर बिहार के नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें हम बिहार में ही रोजगार पैदा करके देंगे, बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। पलायन को लेकर वो लगातार मुखर होकर बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं। अपने संबोधन में इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं कि बिहार के युवा किस तरह से रेलवे में धक्के खाकर, किस तरह से रेलवे पर लटक कर दूसरे जगह जाते हैं रोजगार के लिए, काम के लिए, और फिर वहाँ से फेस्टिवल में किस तरह से धक्के खाकर या रेलवे पे लटक कर आते हैं। इस मुद्दे को लेकर वो लगातार नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी से लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखते हैं। तीसरा जो रास्ता है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गेम बिगाड़ सकते हैं वो है बंद फैक्ट्री का रिवाइवल। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार में एक तो फैक्ट्री है नहीं, अब कुछ फैक्ट्री पहले से जो थी वो बंद पड़ चुकी है। एक बार सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के जो आसपास है समुद्र नहीं है, मतलब कि ओशियन से सटे हुए नहीं है, इस कारण से बिहार में सिर्फ आलू और बालू ही बचा है, बाकी सारा कुछ झारखंड में चला गया। इसको लेकर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर जमकर हमला पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के भी तो आसपास समुद्र नहीं है, वो भी तो मतलब लैंडलॉक स्टेट है, उनके भी पास में कोई समुद्र नहीं है। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा का भी एग्जाम्पल दिया कि ये भी तो कोई बॉर्डर से नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी तो लैंडलॉक। तो फिर हरियाणा और तेलंगाना का विकास दर बिहार से ज़्यादा क्यों है, और हरियाणा और तेलंगाना में कैसे फैक्ट्रियाँ चल रही है, कैसे वहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित हो रही है। अगर बिहार के सटे बॉर्डर पर कोई समुद्र नहीं है तो क्या यही एक सिर्फ विकास का बाधा तो नहीं बन सकता? हरियाणा के बॉर्डर पर भी तो कोई समुद्र नहीं है, लेकिन उनका विकास दर देखिए, वहाँ फैक्ट्रियाँ है कि नहीं, वहाँ फैक्ट्रियाँ बैठ रही कि नहीं, स्थापित होती है कि नहीं। तेलंगाना को देख लीजिए, उनका विकास दर देख लीजिए। लेकिन बिहार में अगर समुद्र नहीं है बिहार के आसपास, तो सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार के आसपास समुद्र ही नहीं है, इसीलिए बिहार में फैक्ट्रियाँ स्थापित नहीं हो सकती है। इसको लेकर प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी बिहार में फैक्ट्रियां बंद है हम इसका रिवाइवल ही करेंगे, इसके अलावा हम नई नई फैक्ट्रियां भी बैठाने का काम करेंगे। चौथा जो गेम प्लान है प्रशांत किशोर का कि हर फील्ड के लोगों पर फोकस। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की है, इस पार्टी का भी यही रणनीति था कि हम अपने पार्टी में हर फील्ड और हर जाति हर समुदाय के लोग को शामिल करें। पीके भी यही रणनीति बिहार में जन स्वराज को लेकर अपना रहे हैं, हर जाति हर समुदाय और हर धर्म के लोग उनके पार्टी से जुड़े। इससे जुड़ा उन्होंने तो एक अनाउंसमेंट भी कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम 40 महिला उम्मीदवार को टिकट देंगे, यानी कि महिलाओं को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। 40 अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट देंगे, मुसलमानों को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा मतलब हर जाति हर धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ने और अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों एक बयान भी दिया कि ना हम पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे न सीएम फेस होंगे, पार्टी का अध्यक्ष कोई दलित या ईबीसी समुदाय से होगा, यानी हर जाति हर समुदाय हर धर्म के लोग को अपने साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। पांचवा जो उनका गेम प्लान है कि शिक्षित तबके पर फोकस। प्रशांत किशोर ने हाल ही में शिक्षित लोगों से यानी बुद्धिजीवी वर्गों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शिक्षित वर्ग इसलिए राजनीति में नहीं आते हैं क्योंकि उनके अंदर यह भ्रम है कि पैसा होना चाहिए राजनीति करने के लिए, और मतलब कि जाति व्यवस्था के कारण ही राजनीति हो पाती है, किसी एक जाति या विशेष जाति से आने के बाद ही राजनीति में उनको सही जगह मिल पाती है। वो इस भ्रम को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लगातार वो शिक्षित वर्ग तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, शिक्षित वर्ग पर फोकस कर रहे हैं। तो ये वो 5 रास्ते हैं, ये वो 5 रणनीति है प्रशांत किशोर की, जो आने वाले समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए एक खतरे की घंटी है, या कहिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गेम प्लान बिगाड़ सकती है। क्योंकि ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार के जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शराबबंदी का हो, रोजगार का हो, या फिर बिहार में फैक्ट्री रिवाइवल का हो, या फिर हर समाज के लोगों पर फोकस करना, या शिक्षित वर्ग के लोगों को राजनीति में शामिल करना। प्रशांत किशोर की पार्टी ने पिछले दिनों घोषणा की है कि हम अपनी जो पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बंटवारा करेंगे, उसमें हर जाति हर समाज हर वर्ग और हर तरह के लोग को शामिल करेंगे, जिसमें मतलब कि न्यायविद से लेकर मतलब जजेस से लेकर वकील से लेकर रिटायर्ड ऑफिसर से लेकर और जो भी मतलब कि विशेषज्ञ है उन सबको हम अपनी पार्टी से टिकट देने का काम करेंगे। बाकी आज तो पार्टी का स्थापना ही हो रहा है, पार्टी आज लॉन्च हो रही है। आज क्या क्या घोषणाएं होती है, क्या क्या अनाउंसमेंट होते हैं पीके की ओर से, जन स्वराज की ओर से, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।